हाय एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी 11th-12th। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक कवर करने वाले हैं 2012 का। ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 3 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 को कवर किया था, जिसमें 2011 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था और डिटेल में समझा भी था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम 2012 मतलब 2012 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन की हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पन सिविलाइजेशन का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन हमारा है मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। ये भी 2009 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। अब ये मोहनजोदारो का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब मोहनजोदारो में मिलने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का डायग्राम है। मैंने इमेज लगाया है, आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आता है हमारा एग्जामिनेशन में कि बताइए मोहनजोदारो में ये स्ट्रक्चर जो मिलता है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये डायग्राम हमारा मोहनजोदारो का तो नहीं है। बेसिकली क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा 3300 से लेकर के 1300 तक चला था पूरा इंडिया में, मतलब एंशियंट इंडिया में। उसका कुछ कुछ साइट्स वगैरह है। ठीक है, लेट मी जूम इट फर्स्ट। ओके, देखिए ये पूरा का पूरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हमारी प्यारी रिवर, जिस रिवर का नाम है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर बहती है। एक मिनट, कहाँ हुआ जी। ओके, सिंधु रिवर बहती है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हड़प्पा है, फिर यहाँ पे कोट दीजिए है, मोहनजोदड़ो है, अमीर है, बालाकोट है, चानोदारो है। ये सब बेसिकली सारा का सारा हमारा क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलने वाला साइट्स है। मतलब कि पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके अंदर में मिलने वाला बहुत छोटा 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 सिटीज वगैरह है, स्टेट्स वगैरह है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि हमें बताइए 2-3 साइट्स का नाम बताइए जो हमारा मोहनजोदारो में मिलता है। तो आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अपॉइंटेड द धम्म महामताज। आपको जस्ट पिछले साल वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ाए थे हम कि अशोका के बारे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अशोका में कि अशोका फाइनली बाद में जाकर के जब कलिंगा वॉर होता है, कलिंगा वॉर के बाद उसका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिनकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन को ज्वाइन करते हैं और धम्म का पॉलिसी वगैरह क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अशोका। ये एआई जनरेटेड इमेज है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं हमारे अशोका, किंग अशोका। ठीक है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोका ने। क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्ट हीनयाना एंड महायाना बिलोंग टू विच रिलीजन। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बुद्धिज्म। वैसे इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है हीनयाना महायाना में, तो यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। ये हमारा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का जो पूछता है, तो उसमें क्वेश्चन हमारा दिया जाता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना, और हीनयाना और महायाना में क्या विविधताएं हैं उनके, उन्हें वर्णन करें। तो देखेंगे उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अकबर कुड नॉट कंकर विच ऑफ द फॉलोइंग। अकबर ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो ये भी 2009-10 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, मतलब 2011 में। हम लोग क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मतलब 2011 में आया था। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो सबको पता है मेवाड़। और ये बहुत पॉपुलर लीडर है, बहुत पॉपुलर, हम किंग भी बोल सकते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, मेवाड़ के। इसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, देखिए अब डायरेक्टली तो हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कहाँ इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ मैं और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज द आलमगीर। कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ये भी पता है आप लोगों को, हमारे प्यारे औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है।
Now, question number 6 is the book अर्थशास्त्र and Indica provide information about which dynasty? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है हमारा मौर्यन, गुप्ता, कुषाण, सातवाहन। तो इसका आंसर हम बताते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक नहीं दो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। अर्थशास्त्र के राइटर और इंडिका के राइटर का नाम लिखिए, मतलब कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा और इंडिका को किसने लिखा। आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवा चुका है, मैंने कराया था, तो आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है ताकि मुझे समझ आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस प्रश्न का कि अर्थशास्त्र ने इंडिका किस डायनेस्टी किस राजवंश के बारे में डिटेल में बताता है, उसका हमारा उत्तर है हमारा मौर्यन डायनेस्टी। मतलब मौर्यन साम्राज्य के बारे में अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों जानकारी देता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मौर्यन साम्राज्य के समय में अर्थशास्त्र और इंडिका को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्तूपा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्तूपा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध धर्म से। देखिए बार बार मैं रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग 2009 से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब 2009 का क्वेश्चन पढ़े हैं, फिर 2010 का पढ़े हैं, फिर अभी 2011 का पढ़ चुके हैं, फिर अभी 2012 का पढ़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमको 2012 में दिख रहा है ना, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारा इन तीनों साल से रिपीटेड है। और यही लॉजिक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का, कि 2009 से लेकर के 2025 तक आप क्वेश्चन बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला पूरा पोर्शन उसी से पूरा रिपीटेड रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि आपको वीडियो लेक्चर शुरू से देखना, मतलब 2009 मतलब 2009 से लेकर के 2025-24 तक का आपको वीडियो लेक्चर 24-25 तक का देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का, फिर जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में कभी भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि स्तूपा इज रिलेटेड विच रिलीजन? इसका आंसर हमें पता है कि बुद्धिज्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैलासा टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? कि एलोरा के गुफा में, मतलब एलोरा एक गुफा का नाम है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? उत्तर है उत्तर नहीं ऑप्शन है चोल, पल्लवा, चालुक्य, राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट ने एलोरा मंदिर का कैलाश मंदिर का एलोरा केव में निर्माण किया था। ये हमारा मंदिर है, देख सकते हैं, बहुत मेजेस्टिक मंदिर है, मतलब बहुत अच्छा मंदिर है। आप गूगल करके उसका डायग्राम वगैरह फोटोज वगैरह देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा हम लोगों का एंशिएंट आर्किटेक्चरल स्टाइल था। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द नेम ऑफ द बाबर्स ऑटोग्राफी? मतलब बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे एक दो वर्ड आता है, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है हमारा ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? वैसे बोर्ड्स में नहीं आता है, लेकिन मैं जनरल पर्सपेक्टिव के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि सबको थोड़ा बहुत पता हो। पता है आपको, जब हम बचपन में थे तो हमें बोलता था कोई कि बताओ ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता था, हमें समझ में आता था ऑटो बायोग्राफी मतलब क्या, लिखा हुआ कुछ होगा, और ऑटो मतलब ऑटो में बैठ करके लिखने वाले चीज को हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि बायोग्राफी बेसिकली क्या है कि आप किसी की दूसरे के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे, और लेकिन अगर आप अपने बारे में खुद लिखते हैं तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो हमारे जो प्यारे बाबर थे, बाबर का ऑटोबायोग्राफी का नाम है हमारा, अरे बाप रे बाप, कहाँ हुआ जी, ओके, बाबर का ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबरनामा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट आईनी अकबरी? यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनता है हमारे कि बताइए आईनी अकबरी कितने भागों में विभाजित है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इनके ऑथर का नाम बताइए। तो सबको इसका ऑथर का नाम पता है, अबू फजल जी, सॉरी हाँ अबू फजल जो है हमारे आईने अकबरी के राइटर थे। ये अबू फजल का डायग्राम है, डायग्राम नहीं सॉरी पोर्ट्रेट है, फोटो है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? सबको पता है 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। अब आपको इसका लिखना क्या है कि किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ा गया था 1526 का बैटल, सीधा आपको कमेंट में इसका आंसर डालना है। आपका रिवीजन भी होते रहेगा और मुझे समझ में आते रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के सबसे महान शासक कौन थे, मतलब विजयनगर का महानतम शासक कौन था या फिर किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हमारा है कृष्णदेवराय। ये कृष्णदेवराय का पोर्ट्रेट है। कृष्णदेवराय को विजयनगर का महानतम शासक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? सबको पता है, क्लास 8वीं कक्षा से हम लोगों को पढ़ाया जाता है
और बचपन से मार मार के रटाया गया हम लोगों को। इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे सी रूट से, ऐसे ये हमारा इंडिया है और इधर क्या है अफ्रीका है। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये हो गया हमारा यूरोप, यूरोप यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया प्यारा भारत, ये हो गया अफ्रीका, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इधर और अंटार्कटिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इसका काम नहीं है। यहाँ से चुपचाप आता है एकदम, यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप पे रुकता है, फिर बाद में जाकर कैसे जाता है लोग एकदम बूट से। तो जो आते हैं सबसे पहले तो उसका नाम होता है हम लोगों का वास्को डी गामा। अब आए कब थे? अच्छा ये अंकल का फोटो है वास्को डी गामा का, हाय बोल दीजिए अंकल को। आए कब थे? आए थे हमारे 17 मई 1498, मतलब कि 17 मई 1498 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गोपुरम इज रिलेटेड टू, इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा 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 याद कर लीजिएगा कि गोपुरम शब्द अगर कहीं से मिले, गोपुरम बेसिकली जो मंदिर होता है उससे जुड़ा हुआ। अब इसका मतलब ये है, देखिए ये हम लोगों का मंदिर है, जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल वगैरह बनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में उतना हाई लेवल का टेम्पल नहीं है जितना साउथ इंडिया का है, ठीक है। देखिए जैसे कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल वगैरह हम लोगों का इतना स्ट्रक्चर रहता है टेम्पल वगैरह का। साउथ इंडिया में अगर आप टेम्पल देखिएगा तो ये मेन स्ट्रक्चर हुआ डेटीज का, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम कि ये मेन डेटीज, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा देवी देवता रखा हुआ, जैसे कि भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, हनुमान जी, ऐसे करके उनके ऊपर में इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गोपुरम। तो एक बार साउथ इंडिया में देखते हैं कि किस तरह का टेम्पल बनता है। ये जो मिडाइवल टाइम पीरियड था हमारा, मिडाइवल टाइम पीरियड में जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत, उसके बाद आता है हमारा मिडाइवल को क्या बोलते हैं, हाँ मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो हमारे इंडिया में साउथ इंडिया में टेम्पल वगैरह बनाया जाता था उसका स्ट्रक्चर है, देखिए ये पूरा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखता है जो कलश टाइप का रखा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं विमानम, विमानम। उनके बाद ये जो मंदिर के गर्भगृह के बाद जो छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है जहाँ हम लोग जाते हैं बैठने उठने के लिए, ठीक है, मतलब मंदिर के निकलने के बाद 10 मिनट जो बैठते हैं तो महा मंडपम बोला जाता है उनको। फिर और भी स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसमें ये था कि बताइए गोपुरम किससे रिलेटेड है। तो ये देखिए, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ओके, ये जो आपको दिख रहा है मंदिर के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यही है गोपुरम, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि गोपुरम किससे संबंधित है तो गोपुरम सीधा आपको उत्तर लगाना है कि मंदिर से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 14 हो गया था। आगे बढ़ते हैं 15, आईने अकबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, बताए थे जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में कि वही अबू फजल जो लिखे थे तो कितना पार्ट में डिवाइडेड था, ये 4 पार्ट में, मतलब आईने अकबरी जो है हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब स्पेंड द लास्ट ऑफ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब औरंगजेब अपना अंतिम समय जीवन का कहाँ किस भाग में बिताया था भारत का। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सदर्न इंडिया, मतलब कि दक्षिण, अब पता नहीं इसमें हिंदी में देखिए उत्तर दक्षिण क्या है, उस भारत में बिताए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द दरगाह ऑफ द शेख मुहिउद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब अपना अंतिम समय कब बिताया था, आपको मैं बता सकता हूँ, बट बेसिकली क्या है कि पूरब पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ इंडिया, मतलब इंडिया के इस वाले पार्ट में जो है अपना लाइफ को बिताए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द दरगाह ऑफ द शेख मुहिउद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड एट, मतलब शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पे, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में। तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता है, अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द रेलवे स्टार्ट इन इंडिया, भारत में रेलवे सबसे पहले कब शुरुआत हुई। तो 1753 में, 1973 में, 1973 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1853 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका हो जाएगा हमारा 1853 ईस्वी में। और 1853 ईस्वी के बाद क्या होता है, 54, 55, 56 करते करते 1857 में क्रांति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आजादी का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन हमारा 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1919, मतलब 1919 के आसपास में जलियांवाला बाग मैसेकर हमारे भारत में हुआ था। ठीक है, सबको पता है जनरल डायर वाला स्टोरी। और यहाँ पे डायग्राम आपको लगा हुआ है किसका, मैं बताता हूँ। बहुत सारे स्कूल में या फिर इवन मुझे भी बचपन में पढ़ाया गया था क्या, कि जो सही भी है कि
मतलब रॉलेक्ट एक्ट आ गया था। रॉलेक्ट कानून आने की वजह से कोई भी आदमी इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ नहीं सकता है, मतलब। लेकिन 13 अप्रैल का शायद बात है ऐसे करके 1919 में सब लोग बैसाखी का मेला वगैरह देखने के लिए गए थे। उसमें कुछ अपोज भी करने गए थे, प्लानिंग वगैरह भी करने के लिए। तो इस बात का खबर चलता जनरल डायर को अचानक आता है। जनरल डायर एकदम एकदम भौकाल से एकदम आर्मी सब के साथ एकदम भौकाल टाइट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब अपना आर्मी वगैरह को यहाँ पे खड़ा करते हैं। यहाँ पे मेला चल रहा था, ठीक है। और बोलते एकदम फायर करो। तो सब लोगों को बेरहमी तरीके से 1990 में मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर में मारा जाता है। और इसी को जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। 10वीं कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। उस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब लेकिन ये मैं डायग्राम किसका लगाया हूँ, ये जनरल डायर का डायग्राम नहीं है। बेसिकली ये डायग्राम है सरदार उधम सिंह का, ठीक है। जो उस समय में थे सरदार उधम सिंह। पता है आप लोगों को कि जो जनरल डायर थे, जनरल डायर जब हम लोगों को मारे थे, देखिए जनरल डायर है, इन्होंने ही मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर में लोगों को मारा था, ठीक। तो जनरल डायर को बहुत बुरी तरीके से हमारे इंडिया के सरदार उधम सिंह क्या करते हैं, मारते हैं। और कहाँ मारते हैं, इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड जाकर के मारते हैं, हरासमेंट में। तो एकदम बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी के थे सरदार उधम सिंह। तो आपको स्कूल वगैरह में आई थिंक नहीं पढ़ाया गया, मे भी बहुत बच्चों को पता होगा कि जनरल डायर को मारने वाले कौन थे, हमारे सरदार उधम सिंह जी। अब इस पे एक मूवी भी बना है, ये सरदार उधम सिंह। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ मूवीज इन माई वीडियो लेक्चर, बट कभी कभी भारत में मूवी बहुत सुंदर बन भी जाता है, तो आप देख सकते हैं। ये विकी कौशल जी हैं, एक्टर क्या बोलते हैं, सरदार उधम सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मूवी है, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद देखिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप, खत्म हो गया जी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन वाज द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है 1910, 1912, 1911, 1914। तो इसका उत्तर है हमारा 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबू कलाम आजाद ने किया। विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय द अबू कलाम आजाद, मतलब अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। न्यू इंडिया, अल हिला, यंग इंडिका, कॉमरेड। बिल्कुल ये सब नहीं है, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा अल हिला। ये आपको 2009 से लेकर के 2010 वाले वीडियो लेक्चर में भी मिल जाएगा, और 2000 नहीं दो हाँ 2010 वाले वीडियो लेक्चर में भी मिल जाएगा। इसका उत्तर हमारा अल हिला। अल हिला के जो संपादक थे, अल हिला के संपादक हमारे अबू कलाम आजाद थे। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, कॉमरेड बिल्कुल गलत आंसर है ये सब। सही उत्तर है हमारा अल हिला। अल हिला, अल हिला इज द राइट आंसर। और ये हमारे अबू कलाम आजाद हैं। देखिए, अच्छा ये हमारे इंडिया के सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन थे, अबू कलाम आजाद साहब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आ गया। सिद्धू एंड कान्हू लीड विच रिवॉल्ट। आपको बताए थे जस्ट 2011 वाले पेपर में भी, मुंडा संथाल सन्यासी रिवॉल्ट, हो रिविलियन, मतलब सिंधु और कान्हू किस रिवॉल्ट को लीड किए थे। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह। सबको आंसर दिमाग में आ रहा, संताल विद्रोह। यहाँ पे याद है आपको, फोटो भी मैंने लगाया था, बड़ा भाई छोटा भाई करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वेयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इंडिया, मतलब परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त भारत में किस जगह पे लागू किया गया था। बंगाल में, पंजाब में, साउथ इंडिया, मतलब कि दक्षिण भारत में, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है हमारा बंगाल वाले एरिया में, मतलब बंगाल वाले एरिया में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब इसको लागू किसने किया था, इसका आंसर मैंने आपको कराया था। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट में सीधा। क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हमारा है सी राजगोपालाचार्य। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए, ब्रिटिश हमारे कंट्री में आया था 1600 में। फिर क्या होता है कि एक बहुत भयंकर रिवॉल्ट होता है, जिस रिवॉल्ट का नाम 1857। फिर चलता है कहानी कब तक, 1947 तक। फिर बाद में जाकर के 1951 से लेकर के 1952 में हम लोग के यहाँ जनरल इलेक्शन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ था, रिवॉल्ट होने से पहले, मतलब कि विद्रोह होने से पहले, 1857 का रिवॉल्ट होने से पहले हमारे भारत में कंपनी रूल करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्या होता है कि जब रिवॉल्ट होता है तो रिवॉल्ट होने के बाद पावर पावर शिफ्ट हो जाता है किसके पास, क्वीन के पास। क्वीन क्वीन बेसिकली मतलब ऐसे बोलेंगे हम, क्राउन के पास। क्राउन मतलब ब्रिटेन। अब हमारे इंडिया में ब्रिटेन रूल करने लगा, मतलब पूरा इंडिया को ब्रिटेन शासन करने लगा। तो कब से कब तक, 1857 से 1947 तक। तो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो हमारे भारत को लीड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक आदमी को भेजता था, उस आदमी का नाम या फिर उस हेड का नाम हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और जब पावर का शिफ्ट होता, पावर जो है कंपनी के हाथ से कहा जाता है क्वीन के हाथ में, तो वहां पे तब क्वीन जो जिस जिस रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में भेजने लगी, तो उसका नाम हुआ करता था, उसे हम लोग बोलते थे वायसराय। क्या बोलते थे, वायसराय। तो वायसराय 1857 के बाद आया था हमारे भारत में, कब तक रहा, 1947 तक। और 1600 से लेकर के 1857 तक कौन रहता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद 1947 में क्या होता है, हम लोगों को 15 अगस्त, जैसा कि आप सबको पता है, अगस्त को इंडिपेंडेंस होता है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खुश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुखी भी थे। दुखी काहे थे, काहे कि इंडिया क्या हो गया था, टूट गया था। इधर भैया हम लोग का पाकिस्तान चले गया था, तो मतलब मिक्सअप इमोशन था, खुश भी थे प्लस दुख भी थे, दुखी में भी थे। उनके बाद क्या होता है, 1951 से 1952 तो क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है, मतलब 1951 से 1952 के बीच में, तब जाकर के हमारा पहला गवर्नमेंट बनता है। ठीक है। उससे पहले भी गवर्नमेंट था, इंटरिम गवर्नमेंट उसको बोलता है, INTRIM, इंटरिम गवर्नमेंट। बेसिकली इसको हिंदी में बोलेंगे तत्कालिक सरकार, तत्कालिक सरकार। ठीक है। तो यहाँ ये है। अच्छा, एक आपको होमवर्क में ये है, क्वेश्चन में कमेंट में टाइप करना है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हु इज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। अगर हमारे भारत के सबसे लास्ट वायसरॉय का बात किया जाएगा तो उनका नाम है हमारे प्यारे लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडिपेंडेंस होने के बाद जो सबसे पहले, कहाँ गया जी, एक मिनट, इंडिपेंडेंस होने के बाद, आजादी मिलने के बाद जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, उनका नाम होता है हमारा कहाँ गया, सी राज गोपालाचार्य जी। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो चश्मा लगा के खड़े हैं, बैठे हैं, ये यही है सी राज गोपालाचार्य जी। और ये हमारे हैं, पता है आपको, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आई थिंक आज के समय में ऐसा होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, हमारे प्यारे अंबेडकर साहब। हेड्स ऑफ। Okay, now next question is question number 24, sorry 25. This, I think this is the last question of this video lecture. How long did it take to frame the Indian Constitution? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? सबको पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो ई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भैया कहाँ गया जी, हाँ 2 साल 11 महीना 18 दिन, ई हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन में भी उल्टा पुल्टा होगा तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर एग्जैक्ट सही है, सारा का सारा आंसर मैंने यहाँ पे सही प्रोवाइड किया है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का, जो लोग मिलकर के संविधान बनाए थे, उनका फोटोज वगैरह है, देख सकते हैं। ये हमारे हो गए सी राजगोपालाचार्य जी, हमारे नेहरू साहब हो गए, ये हमारे हो गए आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आप इसका उत्तर दीजिए। और कहाँ गए, नहीं, आई थिंक हम उल्टा लगा दिए, यही है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और कोई था, राजेंद्र प्रसाद जी, अबू कलाम सर कहाँ चले गए, खैर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओके, 2012 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम लोग इस वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा पार्ट 4, मतलब कि इसी वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट 4। देखिए, पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 2 साल का पेपर देखे थे, 2009 और 2010। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखे हैं, 2000 कितना था, 10 के बाद 11। फिर पार्ट 3 जो अभी करंटली चल रहा है, वो है हमारा 2012। और पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे 2013। ठीक है।
तो पार्ट 4 में 4 हम लोगों का रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में 2012 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वापस वही बात, इतना कम क्वेश्चन क्यों था, 25 ही क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पुराने समय में ओल्ड पैटर्न चलता था, ओल्ड पैटर्न, इसीलिए पुराने समय में कम ही क्वेश्चन पूछा जाता था। ऑब्जेक्टिव 50% का ऑब्जेक्टिव हमारा 2018 के बाद पैटर्न चेंज हुआ तब पूछा गया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर हर एक ईयर के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन इसके पीछे ये है, आपको जिस ईयर का पढ़ना है आप आसानी से जाकर के उस ईयर का वीडियो लेक्चर खोल करके पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं एग्जाम जब नजदीक आएगा तो एक वन शॉट वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, जिसमें हम लोग सीधा 2009 से लेकर के 2025 तक का सीधा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। 2-3 घंटा का वीडियो लेक्चर रहेगा, पूरा वन शॉट रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अभी ईयर बाय ईयर बना रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को जिस ईयर में प्रॉब्लम है जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।